ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है। और देखिए, संपादकीय पार्ट जो एडिटोरियल होते हैं वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों को यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं, फ़ायदा मिलता है यहाँ से आपको वहाँ। और आप लोग इंटरव्यू में भी इससे फ़ायदा उठा पाते हैं। और वैसे भी एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। तो ये ज़रूर पढ़ा करिएगा आप लोग। चिंतित करने वाले चुनावी वादे। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं ना, तो उसी के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से मुकाबले के लिए गठित विपक्षी पार्टियों के मोर्चे आईएनडीआई के घटक दलों के चुनावी घोषणा पत्र जिम्मेदार एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था के वादों के बजाय अनाप शनाप घोषणाओं से भरे हुए हैं। और इनमें से कुछ घोषणाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हैं, जबकि आप देखिए रेवड़ियों का ऐलान देश की आर्थिक बेहतरी की राह में अवरोध खड़े कर सकता है। कांग्रेस माकपा को छोड़ दिया जाए तो अन्य घटक दल जाति आधारित या क्षेत्र विशेष केंद्रित राजनीति दल हैं, और जिन्हें देश की समग्र बेहतरी से कहीं अधिक अपने राज्यों और प्रभाव क्षेत्र की ही फिक्र है। और ऐसा लगता है कि आईएनडीआई के घटक दलों की का घोषणा पत्र ऐसे लोगों ने तैयार किया है जिन्हें देश के सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों की कोई समझ नहीं है। कई बातों में गैर जिम्मेदाराना रवैया भी जाहिर होता है। माकपा ने देश को परमाणु हथियार से मुक्त करने की बात कही है, वह भी तब जबकि भारत की सीमा पर चीन और पाकिस्तान जैसे बिगड़ैल पड़ोसी और परमाणु हथियारों के जखीरे वाले देश हैं। ऐसे में देश को परमाणु हथियारों से विहीन करने का क्या तुक है? इंदिरा गांधी के दौर में पहला परमाणु परीक्षण करने वाली कांग्रेस का रुख क्या माकपा के साथ है? माकपा का एक और खतरनाक प्रस्ताव भारत अमेरिका डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और क्वाड से बाहर आने का है। याद रहे कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बना क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को चुनौती दे रहा है। जो क्वाड है इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। और आप देखिए, भारत पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी सीमा पर सागर से घिरा है, और चीन का नौसैन्य विस्तार उसके लिए जोखिम बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत का कोई हितैषी क्या क्वाड से बाहर आने का सुझाव देगा? माकपा का एक और घातक प्रस्ताव अनुच्छेद 370 की बहाली का है। किसी भी दल के ऐसे प्रस्ताव देश को सैन्य रूप से कमजोर करने के साथ ही उसकी एकता और अखंडता को खंडित करने वाले हैं। हम भारतीय वामपंथियों के चीनी प्रेम से भली भांति अवगत हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा कि वे इस हद तक चले जाएंगे, अपने देश को कमजोर और पड़ोसी देश को मजबूत बनाने की सोचने लगेंगे। और इस मामले में भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का रवैया और सवाल खड़े करने वाला है, जो माकपा के साथ खड़ी हुई है। अगर यह गठबंधन किसी प्रकार सत्ता में आ गया तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को की सहज ही कल्पना की जा सकती है। और उस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। उसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक सर्वे और जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। और देखिए, जनगणना की बात करें तो कब हुई थी? 1872 में पहली बार हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में से। और लॉर्ड रिपन 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी किए गए थे, जाति आधारित जनगणना, जातियों की जनगणना। घोषणा पत्र के अनुसार इससे प्राप्त डाटा अफर्मेटिव एक्शन के एजेंडे को मजबूती प्रदान करेगा। इसका क्या अर्थ है? राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि पूरे देश का एक्सरे, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी ने इसके बाद वित्तीय एवं संस्थागत सर्वे कराने की घोषणा के साथ ही यह भी कहा कि तब एक क्रांतिकारी कदम उठाया जाएगा और एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को उनका वास्तविक हक दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी पार्टी धन के पुनर्वितरण जैसा ऐतिहासिक कदम उठाने की बात कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जातिगत जनगणना इस एक्सरे का पहला चरण होगा। फिर जिस समुदाय की जितनी आबादी होगी उसका उतना हक होगा। माकपा और राजद जैसे सहयोगी दलों ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया है। और राजद ने अपने घोषणा पत्र में 24 वादे किए हैं, और इनमें से कुछ राष्ट्रीय दायरे वाले हैं तो अधिकांश बिहार केंद्रित हैं। और देखिए, जातियों की जनगणना की बात होती है तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब पशुओं की जनगणना हो सकती है, पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? अगर जातियों की जनगणना होगी तो उनकी पिछड़ी स्थिति के बारे में मालूम चलेगी, उनकी समस्याओं के बारे में मालूम चलेगा, और किस तरह से समाधान होगा
उसके बारे में योजनाएं बनाई जा सकेंगी। और जो इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं अगर जातीय जनगणना हुई तो जातियों में विपन्नता बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी। और राजद का दावा है कि यदि आईएनडीआई की सरकार बनी तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ ही 1.6 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाएगा। पार्टी ने राज्य में 5 नए हवाई अड्डे और जनता को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। एक सामान्य प्रकार का वादा गरीब परिवार की बहनों को हर साल कर रक्षाबंधन के लिए दिन 1 लाख रुपए देने का है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक गरीब परिवार को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही है। पार्टी ने कहा कि यह योजना चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी और इसे अमल में लाने की चाहे जो योजना हो। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसे वादे की कीमत के बारे में कुछ सोचा है और क्या इस पर विचार किया क्या देश इसका आर्थिक बोझ उठा सकता है? राजद ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी किया और इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर आप देखिए 30 लाख रिक्तियों को भरने के साथ ही 70 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसके साथ ही गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अग्निवीर योजना की समाप्ति और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली का वादा भी किया है। बड़े बड़े वादों में द्रमुक भी पीछे नहीं रहा। पार्टी ने परिवार की एक महिला को हर महीने 1000 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। उसका एक वादा बड़ा दिलचस्प है। अगर वह सत्ता में आती है तो पेट्रोल की कीमत 75 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर तय की जाएगी। अन्य सहयोगी दलों की तरह द्रमुक ने भी वादा किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए और समान नागरिक संहिता पर अमल नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार देखें तो इस गठबंधन की घटक दल ही समग्रता में एकमत नहीं है। सत्ता में आने पर यह गठजोड़ क्या करेगा? उनके वादे टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाले खतरनाक इरादों से को प्रेरित लगते हैं। ऐसे में लोगों को सोचना होगा क्या भी ऐसी असंगत और सत्ता के लिए विज्ञ दलों की गठजोड़ को वोट देंगे या नहीं। यदि इन दलों का यह गठबंधन सत्ता में आए तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है ई सूर्य प्रकाश। तो इनके द्वारा ये लिखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और लेखक के बारे में पहले पढ़ लिया कीजिए कि उसकी विचारधारा किस तरफ है, उसका झुकाव किस तरफ देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में पंथ निरपेक्षता की परीक्षा। देखिए, सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और कब 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। विरासत टैक्स पर राजनीतिक दलों में तकरार के बीच विरासत में हिस्सेदारी का एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जो पंथ निरपेक्षता की परीक्षा लेगा। अभी विरासत टैक्स की बात हो रही है ना, कि मान लीजिए मैंने अपनी जिंदगी में 100 रुपये कमाए हुए हैं, तो आप देखते हैं एक उसमें से हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा और एक हिस्सा हमारे परिवार को मिलेगा। दरें अलग अलग देशों में अलग अलग हैं, ठीक है, कई देशों में लागू भी है, भारत में नहीं है। यह मामला केरल की साफिया का है। वह मुस्लिम परिवार में जन्मी, लेकिन ना तो उनके पिता इस्लाम का पालन करते हैं, ना ही वह यही नहीं, वह स्वयं को एक्स मुस्लिम कहती हैं। एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नामक संगठन की महासचिव है और यह इस्लाम छोड़ चुके लोगों का संगठन है जो हर वर्ष 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम दिवस मनाता है। इस संगठन के सदस्य लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे संगठन दुनिया भर में है, लेकिन एक्स मुस्लिम ऑफ केरल इस्लाम छोड़ने वालों का भारत का पहला संगठन है। और आप देखिए, एक्स मुस्लिम इसे खारिज करते हैं कि कोई खुदा है और जिसमें सारी दुनिया बनाई हो और वही उसे चलाता है। कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे भी हैं जो स्वयं को एथिस्ट, नास्तिक के बजाय एग्नास्टिक बनाते हैं। एग्नास्टिक यानी कि ऐसा व्यक्ति जो यह समझता है कि हो सकता है कोई अल्लाह ईश्वर हो, लेकिन यदि ऐसा है तो उसकी इबादत पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफिया एक्स मुस्लिम इसलिए बनी क्योंकि उनका मानना है कि इस्लाम महिलाओं को अधिकार नहीं देता, उनसे भेदभाव भी करता है। इस्लामी देशों और जहाँ तक कि भारत जैसे देश में भी किसी आम मुस्लिम का इस्लाम छोड़ना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस्लामी मान्यताएं इसकी इजाज़त नहीं देती हैं। कुछ तो मुर्तद काफिर करार देकर उन्हें कत्ल के काबिल भी बताती है। अपने देश में जावेद अख्तर, तस्लीमा नसरीन जैसे नामी लोग तो खुलेआम खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन आम मुस्लिम इस्लाम छोड़ देने के बाद भी ऐसा कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने समुदाय के बहिष्कार और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। और इस तरह के जो तिरस्कार दुनिया भर के जो चलते हैं ना, ये आप देखते हैं कि मीडियम गरीब लोगों पर ही लागू होते हैं। ऊपर के लोगों पर इस तरह के नियम कानून कौन से नहीं चलते हैं। आप देखिए, अगर एक धर्म से दूसरे में शादी कर लेता है कोई मीडियम परिवार का व्यक्ति या गरीब का, तो उसे जाति से बाहर, धर्म से बाहर कर दिया जाता है। उस पर विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और बड़े लोगों को देखिए आप, और वो कोई नियम कानून नहीं मानते हैं। यदि वे इस्लामी मान्यताओं की आलोचना या इस्लाम में सुधार की पैरवी करें तो फिर उनका जीना दुर्भर हो जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद भी
अन्य देशों की तरह भारत में भी इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें से कुछ अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जैसे एक्स मुस्लिम साहिल, समीर जफर हेरेटिक, कुरान वाला इमरोज आलम आदि। उनसे प्रभावित होकर एंजल रब्बानी जैसे एक्स मुस्लिम महिलाएं भी अपने यूट्यूब चैनल चला रही हैं। अधिकांश एक्स मुस्लिम यूट्यूबर पहचान और चेहरा छिपा कर रखते हैं। उनके यूट्यूब चैनल इस आधार पर पर्याबैन फ्रेडो बैन या डेमोनेटाइज होते रहते हैं कि वे विलास फहमी कर रहे हैं। फ्री स्पीच का परचम उठाने वाली इस सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म एक्स मुस्लिमों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा अनुदार है, और यहाँ कई बार फ्री स्पीच के बजाय विलास फहमी की तरजीह मिलती है। तमाम जोखिम और बाधाओं के बाद भी एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट की कोशिश से एक आंदोलन का शक्ल ले रही है। वह भी तब जब आप देखिए सरकारें ना तो उनकी कोई सुध ले रही हैं और ना ही ऐसे जतन कर रही हैं कि अन्य पंथों को छोड़ने वाले लोगों की तरह ना तो उनकी आवाज़ दबाई जाए, ना ही उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो। साफिया एक ऐसी एक्स मुस्लिम है जो अपनी पहचान और चेहरा छिपाए बगैर सक्रिय है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाना पड़ा क्योंकि इस शरीयत कानून के चलते उनके पिता ने उन्हें आधी संपत्ति का हिस्सेदार नहीं बना सके। उन्हें आशंका है कि यदि आनुवांशिक बीमारी डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त उनके भाई को कुछ हो जाता है तो उसके हिस्से की 2/3 संपत्ति उन्हें मिलने के बजाय उनके रिश्तेदारों को चली जाएगी। शरीयत के अनुसार बेटी के पिता की विरासत 1/3 और बेटी को 2/3 का अधिकार होता है। तो शरीयत के चलते मुसलमानों पर भारतीय उत्तराधिकारी कानून लागू नहीं होता है। साफिया चाहती हैं कि जब वह इस्लाम छोड़ चुकी हैं और पिता भी इस्लाम नहीं मानते तब उनकी संपत्ति का बंटवारा पंथ-निरपेक्ष कानून यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनकी इस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है और उसने केरल और भारत सरकार को नोटिस जारी कर उनकी राय पूछी है। पता नहीं उनकी राय क्या होगी, लेकिन उसके पूरे आसार हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जैसे संगठन यह कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि शरीयत में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। शरीयत में छेड़छाड़ का हल्ला मचाकर ही इन संगठनों ने राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाकर साहिबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाया था। हालांकि 3 तलाक मामले में उनकी नहीं चली, लेकिन वे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहे हैं। और एक्स मुस्लिम साफिया का मामला तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में पंथ निरपेक्ष कानूनों को प्राथमिकता मिलेगी या फिर शरीयत के उन कानूनों को जो मुस्लिम महिलाओं की अनदेखी उपेक्षा का जरिया बने हुए हैं। कोर्ट का फैसला न केवल यह बताएगा कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से, बल्कि यह भी कोई अपना मजहब छोड़ने के बाद भी मजहबी कानूनों की जकड़न में से बच पाएगा या नहीं। स्पष्ट है कि एक्स मुस्लिम ही नहीं, महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठन भी सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। यह मामला समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को भी रेखांकित कर रहा है, लेकिन यह तय है कि खुद को सेकुलर और लिबरल कहने वाले इस संहिता का विरोध करना छोड़ने वाले नहीं है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा लिखा गया है। और देखिए जो समान नागरिक संहिता की बात होती है ना यूसीसी की, इसीलिए कहते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर हैं। जो देखिए सिविल कानून है वो अलग अलग धर्मों में जातियों में अलग देखने को मिलते हैं, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। ठीक है। मुस्कान में बड़ी शक्ति मानी गई है और एक चीनी कहावत है कि अपनी मुस्कान का इस्तेमाल दुनिया बदलने के लिए करो, दुनिया को अपनी मुस्कान बदलने मत दो। वस्तुतः हमारा चेहरा हमारे दिल का आईना होता है, क्योंकि जो दिल में है वह चेहरे पर झलके हुए बिना नहीं रह पाता है। हालांकि वास्तविक रूप से हंसना तो अकेले में हंसना होता है। नीति जब हमें रोने के 100 कारण दे तो उसे दिखा दें कि हमारे पास भी मुस्कुराने का 1000 वजह है। मुस्कान हमारे दिल के झरोखे से आती है हुई वह रोशनी है जो बताती है कि अंदर सबका ध्यान रखने और सबके लिए उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति है। चेहरे की मुस्कान से यह समझा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। ये बेलगाम साइबर अपराधी, आजकल आप देख रहे हैं साइबर की घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं, बच के रहा करिएगा और थोड़ा जागरूक रहिए। तो इसमें संदेह नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले 1.58 लाख फोन नंबर बंद करने के कदम से साइबर अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। आशंका यह है कि वे छोटी सूचना या लालच देकर ऑनलाइन ठगी करने के लिए किसी अन्य नाम से फिर से सिम नंबर हासिल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि सरकार को दूसरे के नाम पर चलाए जाने वाले 30 लाख से अधिक फ़ोन नंबर ब्लॉक भी करने पड़े। और आखिर इसकी क्या गारंटी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले फर्जी या चोरी के दस्तावेजों से फिर सिम हासिल न कर पाएंगे। यदि टेलीफोन कंपनियां साइबर धोखाधड़ी में लिप्त संदिग्ध हजारों फ़ोन नंबरों की जांच कर रही है तो इसका मतलब है कि अपराधी छल कपट से सिम हासिल करने में समर्थ हैं। साइबर अपराधी लोगों को गुमराह करके
ही ठगी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल अथवा धमका कर उनसे वसूली भी कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगों के गिरोह देश के कई हिस्सों में पनप चुके हैं और वे बढ़ते जा रहे हैं, और इसका मतलब है कि उन पर लगाम लगाने, उन्हें दंडित करने के तौर तरीके कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साइबर अपराधी साइबर अपराध रोकने वाले तंत्र से दो हाथ आगे हैं। और समस्या केवल इतनी ही नहीं है, साइबर अपराधी मोबाइल फोन और ईमेल के जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं या फिर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं। समस्या यह भी कि भी कानून एवं व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती भी बने रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों में बम रखे होने की झूठी सूचना देकर हड़कंप पैदा कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि अहमदाबाद के स्कूलों को भी इसी तरह से की झूठी सूचना देकर डराया गया। माना जा रहा है कि यह शरारत विदेश में बैठे अपराधियों की है। यदि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनका पता ठिकाना खोज भी लें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना कठिन है। यदि इस तरह के अपराधी किसी ऐसे देश में हों जिसमें भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध ना हो, तो उनके खिलाफ कुछ कर पाना असंभव सा हो जाता है। यह एक तथ्य है कि करीब 2 साल पहले दिल्ली के एम्स के सिस्टम को हैक कर अस्पताल प्रशासन मरीजों को परेशान उगाही करने की कोशिश करने वाले अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सका। और स्पष्ट है कि ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग, हैकिंग और साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार और अधिक कड़े और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी तो स्थिति यह भी है कि तमाम शिकायतों के बाद भी लोगों को स्मेल कॉल से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में साइबर अपराधियों को बच निकलने का मौका न देने वाले ठोस उपाय अनिवार्य हो चुके हैं। नियम कानून की जरूरत है। चिकित्सा सुविधाएं बढ़े, तो वैसे तो बिहार में चिकित्सा सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई मामलों में अभी बहुत कुछ करना शेष है। पहले तो हालात यह थे कि विशेषकर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के प्रति लोगों में घोर उदासीनता आ गई। राज्य सरकार ने लगातार इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास किए हैं। अब अच्छी खासी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। यह देखने की जरूरत है कि मरीजों के इलाज के लिए तय की गई सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं या नहीं। दवा व चिकित्सा से संबंधित अन्य उपकरणों की सुलभता सहज है या परेशानी बनी हुई है। इसके साथ ही ट्रामा से जुड़ी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गौर करें तो पटना एम्स के अलावा कहीं भी मानक के अनुरूप ट्रामा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सड़कों की गुणवत्ता में वृद्धि की वजह से वाहनों की औसत रफ्तार भी बढ़ी। हालांकि दुर्घटनाओं के मामले में बिहार देश के 14वें स्थान पर है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष चिंता पैदा करता है। दुर्घटना के शिकार लोगों में औसतन 82% की मौत हो जाती है। कितना? 82। इन मौतों पर नियंत्रण के लिए एक तो यातायात के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा, साथ ही इलाज की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। और मौत की रोकथाम के लिए जरूरी है कि 50 से 100 किलोमीटर दूरी पर एक ट्रामा सेंटर हो। इन सेंटरों में ट्रामा मरीजों के उपचार के लिए वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों जिनसे मरीजों की जान बचाने में मदद मिले। इन सेंटरों पर विशेषज्ञों की तैनाती भी जरूरी है। ऐसी व्यवस्था अब तक कायम नहीं हो सकी और राज्य के 11 जिलों में ट्रामा सेंटर बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन यह मूर्त रूप नहीं ले सकी। और ट्रामा के मरीजों को तुरंत उपचार की जरूरत पड़ती है। यह अवधि गोल्डन आवर कही जाती है। जितना जल्द मरीज का उपचार शुरू हो जाएगा, उसकी जान बचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। ट्रामा सेंटरों के विकास पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। भोजन की बर्बादी चिंताजनक। ये आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में कुल 1.05 टन खाना बर्बाद हुआ। और एक तरफ आप देखिए लोग भूख से मर रहे हैं, जिनमें से 60% खाना घरों से, 2.8% होटलों से और 13% खाना खुदरा क्षेत्रों से बर्बाद हुआ। आंकड़ों के अनुसार 2022 में वैश्विक खाद्य उत्पादन का तकरीबन 17% उपयोग के बजाय बर्बादी की भेंट चढ़ गया। हैरत की बात है कि वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति एक साल में 132 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। भोजन की बर्बादी के मामले में भारत की स्थिति अन्य दक्षिणी एशियाई देशों के मुकाबले थोड़ी ठीक है, लेकिन अपने यहाँ एक व्यक्ति साल भर में तकरीबन 50 किलोग्राम भोजन व्यर्थ कर देता है, जबकि पड़ोसी देश मालदीव में एक व्यक्ति साल भर में औसतन 207 किलोग्राम, अफगानिस्तान 127, पाकिस्तान 130, नेपाल में 93, बांग्लादेश में 82, श्रीलंका में 76, भूटान में 19 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। भोजन की बर्बादी सिर्फ सामाजिक मानवीय चिंता का विषय नहीं है, पर्यावरण दृष्टि से भी यह चिंताजनक है। भोजन की बर्बादी सिर्फ उसे उत्पादित करने में शामिल ऊर्जा, ईंधन और पानी की बर्बादी के साथ साथ उसके संग्रहण, पैकेजिंग और परिवर्तन में सम्मिलित ऊर्जा, श्रम की भी बर्बादी मानी जाती है। लैंडफिल में भोजन की हानि और अपशिष्ट के निपटान से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। देखिए अब भुखमरी पर आप कहीं लिख रहे हैं, गरीबी पर आप लोग लिख रहे हैं, कुपोषण पर कहीं लिख रहे हैं, तो ये आंकड़े आप बता सकते हैं कि इसके भोजन बर्बाद के ये भी मतलब चिंताजनक कारण है, इनके भी ये भी आप देखते हैं नुकसान है।
यही उपयोग करना है आपको आंसर राइटिंग और निबंध में। एक बार वातावरण में मीथेन गैस आता है तो वह 12 वर्षों तक रहता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। अगर हम खाना बर्बाद करना बंद कर देते हैं, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का में 8 से 10% की कमी आ सकती है, जो व्यर्थ किए गए भोजन से संबंधित होता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह की माने तो यदि खाद्य अपशिष्ट एक देश होता तो इसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा होता। भोजन की बर्बादी आधुनिक होते समाज के लिए अभिशाप है। यह हमारी संवेदनहीनता और उपलब्ध खाद्य संसाधनों के कुप्रबंधन को भी दर्शाता है। अगर भोजन की बर्बादी इसी तरह होती रही तो 2030 तक दुनिया भर में भुखमरी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लक्षित जीरो हंगर का लक्ष्य हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अतः भोजन की बर्बादी की प्रकृति बदलनी ही होगी। लेखक बीओची में शोधार्थी इनके द्वारा लिखा गया। आप खुद देखिए, एक तरफ शादियों में कितना खाना बर्बाद होता है, दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि लोग भुखमरी से जूझ रहे होते हैं। एक कॉलम रहते हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। अब आप देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना रोधी वैक्सीन पर अनावश्यक संदेह, तो मुझे लगता है कि इस पर भी कोई जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसके गलत इफेक्ट की बात हो रही ना। कोरोना से बचाव को भारत समेत पूरी दुनिया में चले व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में देखें तो ऐसे दावे बेमानी नहीं लगते कि वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और देखिए, जो कंपनी है उसने भी तो इस बात को स्वीकार किया है। इधर जब कोविड-19 से बचाव की एक वैक्सीन कोविशील्ड की ब्रिटिश निर्माता कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने एक मुकदमे के मामले में स्वीकार किया कि कुछ संदर्भों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया जैसे सदमे में आ गई। कोविशील्ड पर बहस थमने से पहले एक अन्य टीका कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि उनकी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि उसे 27,000 से ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया गया था। ऐसे परीक्षण कोविशील्ड पर किए गए थे, लेकिन इसे खून के थक्के जमाना थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम टीटीएस और पेरिकार्डिटिस जैसे साइड इफेक्ट की चर्चा का उठना बताता है कि ऐसे मामलों को अफवाह के बजाय तथ्यों की रोशनी में देखना ज़्यादा जरूरी है। और साइड इफेक्ट के मामले की जांच, तो कोरोना रोधी टीकाकरण के आरंभिक चरण में ऑस्ट्रिया, कनाडा, नॉर्वे, आइसलैंड, बुल्गारिया, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड आदि देशों ने कोविशील्ड के टीकों के लंबे समय तक इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वर्ष 2020 से 2022 के दुनिया भर में चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान ऐसी चर्चाएं थी कि ये टीके लेने के बाद लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। बाद में यह दावा झूठा साबित हुआ। बहरहाल इन चर्चाओं के उठने के बाद 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। ब्रिटेन में भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जिस मुकदमे का सामना कर रहा है, उस मामले में साइड इफेक्ट की घटना वैक्सीन लेने के फौरन बाद की है। टीकाकरण के शुरुआती चरण में वैक्सीनों की साइड इफेक्ट्स पर सवाल उठने पर भारत सरकार की ओर से एक पैनल बनाया गया था और उसने सैकड़ों मामलों में से 31 दावों की जांच की थी। और जांच से पहले दावा किया गया था कि इनमें से 28 लोगों की मौत कोविड संबंधी टीकाकरण कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद पैदा हुए दुष्प्रभाव से हुई थी। 2021 में जांच पड़ताल के बाद पैनल ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 28 लोगों में से सिर्फ एक के बारे में कहा जा सकता है कि मृत्यु टीकाकरण की वजह से हुई है। और इसी तरह पैनल ने 3 लोगों में वैक्सीन के अन्य दुष्प्रभाव एनाफिलैक्सिस वैक्सीन रिलेटेड रिएक्शन पर अपनी मोहर लगाई थी। उनमें से एक 68 साल के व्यक्ति की मौत टीका लगाने के बाद एनाफिलैक्सिस से हुई थी। एनाफिलैक्सिस एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे वैक्सीन के साइड इफेक्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। जो 2 अन्य लोग इसी एलर्जी के शिकार हुए थे, वे अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद स्वस्थ हो गए थे। इन दोनों लोगों को 16 और 19 जनवरी 2021 में वैक्सीन दी गई थी। उन दोनों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। टीके की 1 या 2 डोज लेने के बाद भी अगर किसी को कोरोना संक्रमण हो जाए तो आप देखेंगे कि इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एक आकलन की बात माने तो भारत में प्रति 10,000 वैक्सीनेशन में से ऐसे 2-3 मामले देखने को मिले थे। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य मुल्कों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। इसके अलावा 835 लोगों यानी करीब 9% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इनमें से 1% मरीजों की हालत में गंभीर बताई गई। बाद में उनमें से कुछ की मौत भी हो गई थी। टीका लेने वालों पर क्या खतरा?
तो बहरहाल ब्रिटेन का मामला विकास में आने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि कोविड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात आखिर कितनी सच है, और क्या अब सच में उन लोगों को भयभीत होने की जरूरत है जिन्होंने कोई भी कोविड रोधी वैक्सीन ली है। और जिस तरह से पिछले 2-3 साल के अंतराल में तमाम युवाओं के नाचते गाते, जिम में कसरत करती या घूमते टहलते मौत होने के वाकये सामने आए, उससे यह किसी के मन में पहला शक कोविड रोधी वैक्सीन पर ही जाता है। हो सकता है कि आगे चलकर विज्ञानी इस मामले की तह में जाएं और सच को सामने लाएं, पर अभी ध्यान रखना होगा कि कोविड रोधी वैक्सीनों का प्राथमिक उद्देश्य कोरोना संक्रमण से बचाव करना था। ऐसे में यह मामला वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा बनाम वैक्सीन के कारगर होने का बनता है। और उल्लेखनीय है कि दुनिया की किसी भी वैक्सीन से कोविड की से सुरक्षा का 100% दावा नहीं किया गया है, चूंकि सभी टीकों के ट्रायल नियंत्रित स्थितियों में किए गए थे और इसलिए हकीकत में उनके इस्तेमाल पर नतीजे अलग आ सकते हैं। और ये आप देखते हैं कि यह भी ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन के कारगर होने का पता उसे बड़ी आबादी को लगाने के बाद चलता है। वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, उनके भंडारण की स्थितियों और उसे लगाने और लगवाने वालों पर किसी का वैसा नियंत्रण नहीं होता जैसा ट्रायल के वक्त होता है। और इसलिए वैक्सीन कितनी कारगर है, इसे लेकर अंतर आ जाता है। और इन्हीं कारणों से वैक्सीन की गुणवत्ता में ट्रायल के मुकाबले काफ़ी फर्क और कुछ प्रतिशत तक दुष्प्रभाव तक देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या वैक्सीनों ने सच में लोगों की जान ली है? और इस सवाल का एक ठोस जवाब आंकड़े दे सकते हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में जून 2021 तक जिन 23.3 करोड़ लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगी थी, उनमें से टीकाकरण के बाद बीमार होने वालों की संख्या 26,000 थी। इनमें से आप देखिए 488 लोगों की मौत का दावा किया गया था। लेकिन ऐसे ज़्यादातर लोग या तो पहले से अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे या फिर टीकाकरण केंद्र तक आते जाते कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। और फिर भी यदि 26,200 मामलों की वैक्सीन के दुष्प्रभाव से सीधे जुड़ा जाए तो भी यह प्रतिशत सिर्फ 0.01 आता है। और इनमें भी मौत का आंकड़ा वैक्सीन लगवाने वाले हर 10 लाख लोगों में से सिर्फ 2 निकला। और ऐसे में साइड इफेक्ट का खतरा नगण्य ही नजर आता है। अलबत्ता इससे कई हजार गुना खतरा तब पैदा होता जब लोग सारे तथ्यों को जानते हुए भी कोरोना से बचाव करने वाली वैक्सीन से परहेज बरतते हैं। बचाव का कारगर तरीका ऐसे में सिर्फ कोविड ही नहीं, किसी भी अन्य गंभीर और संक्रामक बीमारी की रोकथाम का प्रभावी तरीका यही है कि उसके असर से बचाव का कोई टीका विकसित कर लिया जाए। महामारियों के मामले में तो यह और भी जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्रता से उसकी रोकथाम का टीका बनाया और लोगों को लगाया जाए। हालांकि वैक्सीनों का निर्माण उपयोग कई सुधारों की मांग करता है। तात्पर्य यह है कि यदि कुछ एक अपवादों को छोड़कर ये वैक्सीन अपने उद्देश्य में सफल रही तो हमें उन पर भरोसा करना होगा। अगर हम कोविड महामारी की संक्रामकता और उसकी संहारता को ध्यान में रखेंगे तो इसका अनुमान लगा पाएंगे कि इससे बचाने वाली वैक्सीनों ने मानवता की कितनी बड़ी सेवा की है। बेहद लंबी है कारगर टीका निर्माण की यात्रा। तो एक दौर था जब दुनिया टीकों के बारे में नहीं जानती थी और चेचक, प्लेग, फ्लू और पोलियो जैसी बीमारियों ने इस कारण पूरी दुनिया पर कहर बरपा रखा था। और लेकिन जब एक फ्रांसीसी जैव विज्ञानी लुई पास्टर ने हैजा रोग के टीके का विकास किया तो दुनिया को बीमारियों की रोकथाम का एक रास्ता मिल गया। पास्टर ने मुर्गियों को होने वाले हैजा के अलावा एंथ्रेक्स और रेबीज के आदि के टीके भी विकसित किए थे। पास्टर के दिखाए रास्तों पर ही विश्व में टीकाकरण अभियानों की शुरुआत हुई थी। लुई पास्टर के बाद एक उल्लेखनीय काम एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था, जिन्होंने चेचक के टीका का विकास किया था। एडवर्ड जेनर ने ही असल में वैक्सीन या टीका शब्द दुनिया में विचलित किया। जहां तक पोलियो की वैक्सीन का सवाल है तो यह काफी बाद 20वीं सदी के 7वें दशक में सामने आई। अमेरिका के पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट जोनास साल्क ने 1952 में पहले प्रभावी पोलियो टीके के विकास का दावा किया था। और किसी संक्रमण का टीका बनाने की शुरुआत उस वायरस के जेनेटिक कोड का पता लगाने से होती है। जेनेटिक कोड बताता है कि इस बीमारी का उद्भव क्या है और किन हालात में यह संक्रमण बढ़ सकता है और जीवित रह सकता है और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है। यहाँ तक कोविड रोधी वैक्सीन की विकास यात्रा का सवाल है तो 10 जनवरी 2020 को चीन ने कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड दुनिया के साथ साझा कर दिया था।
और जिसके बाद से ही कोरोना की वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। और जेनेटिक कोड साझा करने का अभिप्राय यह है कि इसके तहत वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस बताया गया था और इससे वायरस में आने वाले बदलाव और इसके उस व्यवहार एवं पैटर्न का अंदाजा लगता है जो इसे एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने की ताकत देता है। और इससे यह जानकारी भी मिलती है कि यह वायरस तेजी से फैलेगा या धीमी गति से। कोई वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी है कि उस वायरस के व्यवहार और बदलाव के सारे पैटर्न सावधानी से पढ़े जाएं ताकि उससे मुकाबले के लिए बनने वाली वैक्सीन में कोई कमी न रह जाए। इसके बावजूद किसी महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए उसका टीका या वैक्सीन बनाना आसान नहीं है। इस काम में दशकों का वक्त, भारी पूंजी, मेहनत लगती है। तो इस तरह के आर्टिकल देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा अच्छे से। पार्टी बदलने का मौसम, अरे आजकल आप देख रहे हैं ये पार्टी से उस पार्टी में तंज कसा जाता है। कैसे बुझेगी जंगल की आग? इस समय आप देखते हैं कि उत्तराखंड से जंगल में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड का सामना आपदाओं से अक्सर होता ही रहता है। ऐसे ही कुछ पिती वर्ष गर्मियों की शुरुआत के साथ होता है जब एक आपदा मुहे बाएं आग खड़ी होती है। यह है जंगलों की आग, और जिसकी कीमती वन संपदा तो स्वाहा होती ही है, वन्य जंतु की बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आते हैं। और इस दिनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं ने विकराल रूप ले लिया है। उत्तराखंड की एक ऐसा राज्य है जिसका 71.05% भूभाग वन क्षेत्र है और देश के पर्यावरण के संरक्षण में इस दृष्टिकोण से उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य से प्रति वर्ष मिलने वाली 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पर्यावरणीय सेवाओं में अकेले वनों का योगदान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। ऐसे में प्रति वर्ष जंगलों में लगने वाली आग से पैदा आपदा की स्थिति सभी को चिंतित करती है। अमूमन माना जाता है कि 15 फरवरी को से मानसून आने तक तापमान बढ़ने से जंगल धधकते हैं और इस अवधि को ही फायर सीजन कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में से देखने में आ रहा है कि जंगल कभी भी सुलग जा रहे हैं और 2020 में फायर सीजन शुरू होने से 4 महीने पहले अक्टूबर में ही जंगलों में आग का सिलसिला शुरू हो गया था, जो मानसून आने तक चलता रहा। इसलिए सरकार ने फायर सीजन की अवधि को कुछ महीनों के बजाय वर्ष भर कर दिया। और अगर वर्ष 2010 में अब तक की अवधि में जंगलों की आग की घटनाओं को देखें तो इस दौरान आग की 16,000 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इस वर्ष के नवंबर से अब तक राज्य में आप देखिए जंगलों में 930 स्थानों पर आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और जिससे 1197 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। औसतन प्रति वर्ष लगभग 2000 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित होता है। वन विभाग यद्यपि जंगलों को आग से बचाने के लिए व्यापक तैयारी करता है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जो प्रति वर्ष इस तरह की कई घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। और इनमें से एक है चीड़ के जंगल, जो राज्य के लगभग 16% हिस्से में फैले हैं। चीड़ के वनों से प्रति वर्ष लगभग आप देखते 23.66 लाख मीट्रिक टन चीड़ की पत्तियां, जिसे फेरोल कहा जाता है, एकत्रित होती हैं। ये अत्यंत ज्वलनशील होती हैं। जंगलों में आग फैलने से रोकने में फायर लाइन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फायर लाइन दरअसल जंगल के बीच चौड़े रास्ते होते हैं और जिनका हर वक्त साफ रहना जरूरी होता है। जंगल की आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ना फैले, इसके लिए फायर लाइन को वहां उगी झाड़ियों और जमा पत्तियों के ढेर को नियंत्रित ढंग से जलाकर साफ रखा जाता है। राज्य के जंगलों में फायर लाइन की कुल लंबाई 13,917 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम आदि के कारण इन्हें पूरी तरह साफ रखने में दिक्कत आती है, जो बाद में आग के फैलाव का कारण भी बनती है। और आग पर नियंत्रण के लिए अब सरकार क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा के विकल्प पर विचार कर रही है। साथ ही सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए आग से प्रभावित वन क्षेत्र में पानी बरसाया जा रहा है ताकि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। और जंगलों में आग की घटनाओं के पीछे कई बार शरारती तत्वों का हाथ होता है, लिहाजा सरकार इस दिशा में भी सख्त कदम उठाने जा रही है। और इस कड़ी में सरकार ने तय किया कि जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आग से रोकथाम के लिए जिलाधिकारियों को बजट सौंपा गया और साथ ही युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों, स्वयंसेवी संघ, PAG जवान, होमगार्ड एवं PRD जवानों को भी इस कार्य में लगाने की तैयारी है। आपदा प्रबंधन विभाग पानी के छोटे टैंकर और आग बुझाने के उपकरण खरीद रहा है। कार्य में जोखिम को देखते हुए 4000 फायर वाचर का बीमा कराया जा रहा है। वन विभाग ने भी हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। इसके साथ ही पौधों
और अल्मोड़ा में एनडीआरएफ की तैनाती भी की जा रही है। और सरकार ने आप देखिए जन जागरूकता के दृष्टिगत अब निर्णय किया है कि जिन गांवों के आसपास के जंगलों में आग की घटनाएं नहीं होंगी उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसी क्रम में वन विभाग ने अब घोषणा की जंगलों को आग से बचाने में जो वनाग्नि प्रबंधन समितियां बेहतर कार्य करेंगी उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। फिलहाल तमाम प्रयासों के बाद भी जंगलों की आग पूरी तरह नियंत्रित होती नहीं दिख रही है और इस स्थिति में सबकी नजरें आसमान की ओर टिकी हैं। कब इंद्रदेव मेहरबान होंगे और वर्षा होने से जलते जंगलों की राहत मिलेगी। और देखिए इसी से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब क्या कारण है आग के वो बता सकते हैं आप लोग, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, वो सब आप बता पाएंगे ये आर्टिकल पढ़ेंगे तभी। तो इसीलिए कहता हूँ आर्टिकल पढ़ना जरूरी है। एडिटोरियल, ये राजनीति की बातें हो रही हैं तो ये आप देखते हैं कि ये तो दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है, उसकी कहानी खत्म होती है। एक आर्टिकल मुझे जनसत्ता का बहुत अच्छा लगा, भूखे कुपोषित बच्चों का भविष्य, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसे देख लीजिए। कुपोषित भूखमरी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं ना। तो आज जब पूरी दुनिया में तकनीक, समृद्धि और आधुनिकता कुलांचे भर रही है, विभाजित आर्थिक वाले मानव समाज में भूख और कुपोषण समस्या बना हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो ने एक सच्चाई से पर्दा उठाया और भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर महंगाई के बीच कोविड महामारी के बाद से मासूमों के साथ यह सितम और तेज हुआ है। देखिए हम लोग बात करें इस तरह के संगठनों की तो इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी बताइए कुछ? 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग देखिए बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1919 में स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और देखिए कोविड महामारी के बाद से मासूमों के साथ यह सितम और भी तेज हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि यह दुनिया के सिर्फ गरीब मुल्कों में हो रहा है, अनुपातिक रूप से ऊंची आर्थिकी वाले देशों में भी यह अधोगति जारी है। ज्यादातर बच्चों किशोरों को खेती बाड़ी, खनन, निर्माण आदि क्षेत्रों में झोंका जा रहा है। इस त्रासदी की बजाय गरीबी और भुखमरी है। दुनिया के लगभग 16 करोड़ बच्चे ऐसे हालात से दो चार हो रहे हैं। बीते 2 दशकों में पहली बार ऐसे हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। बाल मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन, रूस, इजराइल और फिलिस्तीन युद्धों के कारण भी महंगाई ने लोगों की जिंदगी जटिल बना दी है। भूख मिटाने के लिए बच्चों को भी शारीरिक श्रम के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सच्चाई है कि अकेले भारत में 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। और एक तरफ आपने देखा ना कितना खाद्यान्न बर्बाद होता है, कितना खाना बर्बाद होता है। यह संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। सर्वेक्षक इसे शून्य खाद्य की स्थिति करार देते हैं, जो गंभीर खाद्य सुरक्षा की गहन चिंताएं उत्पन्न करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 के मुताबिक इस त्रासदी की जद में काम पर जाने वाले बच्चों के किशोर ही नहीं बल्कि उनमें 6 से 11 माह के 30%, 12 से 17 माह के 13% और 18 से 23 माह के 8% शिशु भी शुमार हैं। इस बीच हमारे देश में अल्प पोषक व्यापकता 14.6% से बढ़कर 16.3% हो चुकी है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की निगरानी और उन्हें इस जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग 60% बच्चे दुग्ध आदि पोषक के आहार से वंचित रहे हैं। बच्चों के भयावह शोषण की एक बड़ी वजह बाल तस्करी भी है। गरीबी, मानवीय संकट और शिक्षा की कमी इसकी उच्च दर को हवा दे रही है। मुश्किल तो यह है कि इसका कोई सटीक आंकड़ा मिल पाना आसान नहीं होता है। वैश्विक चुनौती बन चुकी बाल मजदूरी के बारे में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 20,000 से अधिक बच्चों की तस्करी हो रही है। बच्चों की व्यापक सुरक्षा, तस्करी की रोकथाम, कानूनी विवर्तन और पीड़ितों को अपेक्षित सहायता की तकाजे के बावजूद यह तादाद हर वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रति वर्ष कम से कम 3 लाख बच्चे अगवा होते हैं। उनमें से बड़ी संख्या में बच्चे तस्करों के हाथ लग जाते हैं। मानव तस्करी विरोधी संगठन थार्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर 13वां बच्चा यौन शोषण में झोंक दिया जाता है। और भारत में बाल और किशोर निषेध अधिनियम के
बावजूद बच्चों का एक बड़ा अनुपात मजदूरी में लगा हुआ है। कहने को CLPR अधिनियम किसी भी बच्चे से मजदूरी कराने की को गैर कानूनी करार देता है, लेकिन पिछली राष्ट्रीय जनगणना 2011 के मुताबिक देश के कुल 25.964 करोड़ बच्चों में से 1.012 करोड़ विभिन्न प्रकार की मजदूरी में पाए गए और विश्व में ऐसे बच्चों की संख्या 21.7 करोड़ से अधिक बताई जाती है। यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि पहले की अपेक्षा बाल मजदूरी की तादाद में 89 लाख तक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बाल मजदूरी के सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज हो गए हैं। असम दूसरे स्थान पर रहा है। ज्यादातर बच्चे ईंट निर्माण उद्योग में कार्यरत पाए गए। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बाल मजदूरी कठोर श्रम कर रहे हैं। भुखमरी कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। प्रभावित आबादी खाद्य पदार्थ के साथ पेयजल और स्वच्छता से भी वंचित होती जा रही है। बढ़ती भुखमरी की दूसरी वजह आप देखिए सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित रूप से क्रियान्वयन न हो पाना है। विश्व में युद्धों और सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस हालत को कठिन बनाया है। कृषि गतिविधियां छिन्न भिन्न हुई हैं। खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बाल श्रम की स्थितियां अब तो भयावह होती जा रही हैं और जिसके खतरनाक नतीजे बच्चों के भारी शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। 5 किलो राशन पर आश्रित 80 से 81 करोड़ परिवारों में से ज्यादातर लोग आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अधिकतर बाल मजदूर ऐसे ही परिवारों से आते हैं। और इस बीच वैश्विक असमानता को रेखांकित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग रोजाना भूखे पेट सो जाते हैं। दूसरी तरफ भोजन की लगभग 1 अरब थालियां बर्बाद कर दी जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक बीते आंकड़े एक वर्ष में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद कर दिया गया और जिससे आप देखते हैं कि जिसमें से करीब 20% खाद्यान्न आप देखते हैं खाद्य कूड़े में फेंक दिया गया। और आज आप देखते हैं कि लाखों लोग जहां भूख पेट सो रहे हैं, बजाय बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों का लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब तो यह बर्बादी वैश्विक त्रासदी बनती जा रही है। यह बर्बादी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान का भी सबब बन रही है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना सबसे ज्यादा 63.1 करोड़ टन लगभग 60% भोजन घरों में बर्बाद कर दिया जा रहा है। दुनिया के संपन्न लोगों में हर व्यक्ति वार्षिक कम से कम 2 क्विंटल से ज्यादा भोजन बर्बाद कर देता है और बीते 3 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। भोजन की यह बर्बादी संपन्न और विपन्न दोनों तरह के देशों में समान रूप से पाई गई। उच्च मध्यम, निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य अपशिष्ट दर में केवल 7 किलोग्राम तक का फर्क देखा गया, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच ऐसा बर्बादी में अंतर पाया गया। मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम भोजन बर्बाद करती है। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि भोजन की बर्बादी 2030 तक 50% कम कर दी जाए। तो ये कहानी है। इस तरह के एडिटोरियल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा और सिलेबस को कंप्लीट आप लोग, मैं कहता हूँ, कंठस्थ याद रखिए। जब इस तरह के आर्टिकल आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपकी समझ में आएगा, अच्छा ये आर्टिकल यहाँ से जुड़ा हुआ है, पेपर इससे जुड़ा हुआ है, पेपर इससे जुड़ा हुआ है, और आप कहेंगे तो मैं भी बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। निरंतर पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए आप लोग और पॉजिटिव रहिए और मेहनत करिए। अपना 100% दीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इतना याद रखिए।